हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नितिन, अविनय, दिलखुश, आकृति, शिवानी, गौरव, कैसे हैं भाई? अच्छा, आज 31 जनवरी है और ये महीना समाप्त हो गया। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मेंस का पेपर अभी दिया है? मेंस 2020 का पेपर जो बच्चे लिख के आए हैं, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम वो दिया? अरे बहुत होगा। गुड मॉर्निंग। अब काम की बात भी करो, जल्दी बताओ। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेंस का पेपर दे के आए थे अभी? और आप में से कितने लोगों ने मतलब कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? नरेंद्र कह रहे सर मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। नरेंद्र कैसे कैंसिल हो गया भाई? गौरव के भैया ने दिया था। अच्छा, 2 साल बाद देना है। हो जाएगा रोहन तब तक। आप लोगों ने नहीं दिया? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट है। अच्छा ठीक है, अगर आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? हाँ, इजी पेपर आया है भाई। मतलब जिस हिसाब से, क्योंकि प्री का पेपर अच्छे सवाल पूछे गए थे प्री में, तो उम्मीद थी, सभी को यही उम्मीद थी कि इस बार मेंस चूंकि एक शिफ्ट में होना है और प्री के पेपर में भी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं, ज्योमेट्री में भी और कैलकुलेशन वाइज भी, तो मेंस का लेवल अच्छा होना चाहिए। लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट बना है, ये अच्छी बात है एक आप लोगों के लिए। चलिए, हाँ, कट ऑफ बढ़ जाएगी इससे थोड़ी सी। चलिए, कट ऑफ तो वैसे भी बढ़ ही रही है हर साल। 86 अटेम्प्ट किया, वेरी गुड शशि। सारा प्रीवियस ईयर आया है। अगर आप ये जो मींस की हमारी 2400 क्वेश्चन वाली किताब है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते तो भी 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते सही सही। वो भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन नया नहीं बनाया जिस हिसाब से बच्चे कह रहे थे। चलो, ये थोड़ी तो मेहनत करनी चाहिए पेपर बनाने में भाइयों ने। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी इस महीने आने वाला है अब, ठीक है भाई। तो सीएचएसएल को कितने बच्चे देने वाले हैं सीरियस होके? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कितने बच्चे देने वाले हैं? 82 की है। अच्छा उमंग, अच्छा धर्म, हाँ, तो सीएचएसएल के लिए तैयार हो जाइए मेरे दोस्त। इस महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये पूरा महीना आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और कुछ ही महीनों बाद फिर आपका एग्जाम भी होगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है हम जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है समाप्त हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, हर एक टाइप, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, नए सवाल भी थे, वैल्यू पुटिंग पे, बेसिक आइडेंटिटी पे, एडवांस लेवल आइडेंटिटी, जहां प्रूफ की जरूरत थी वहां मैंने प्रूफ भी बताया। तो अब से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हर एक बच्चे ने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ऊंचाई एवं दूरी। क्लियर है? अच्छा बताइए, कितने स्टूडेंट ने ये आज तक कभी नहीं पढ़ा? नाम भी पहली बार सुने। ऐसे भी तो कुछ विद्यार्थी रहे होंगे, कुछ बालक तो ऐसे होंगे जिनको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उन्हें 9th क्लास में इतने अच्छे से पढ़ा है कि उनको वो सवाल सब हलवा लगेंगे। और कुछ बालक ऐसे भी होंगे जिन्होंने जीवन में ये कभी देखा ही नहीं, ऐसी तुक्के से पास हो गए। अब बिहार में बोर्ड में भी है, क्यों नहीं है? इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे ना। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, चाहे कोई भी पेपर दें, प्री का दें, मेंस का दें, अभी जिस भी एग्जाम में त्रिकोणमिति आती है मेरे दोस्तों, है भाई, उसमें या तो एक भी सवाल नहीं आएगा और मैक्सिमम एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एक ही शीट में लूंगा, इस पे एक ही शीट में खत्म हो जाएगा, जिसमें लगभग 40 सवाल हैं, ठीक है ना। 40 सवाल में एक ही शीट में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके,
अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बस 9वीं 10वीं में हम जैसे पढ़ते थे वैसे नहीं करना है। यहां हम सवालों को सॉल्व करेंगे रेशियो का यूज करके। सीडीएस में ज्यादा सवाल आते, कंपैरेटिवली 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है ना। रेशियो से सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको 2-4 टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। सबसे पहले एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल, देखिए हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे उन्नयन कोण। आप बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ नहीं है, एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण। पता है आप लोगों को, जैसे मेरे दोस्तों ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है मेरे प्यारे भाई, ठीक। और अगर मैं आंख की सीध देखूं तो ये होगी आंख की सीध, या फिर इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है ये? आंख की सीध में जो लाइन होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, क्षैतिज रेखा। अब मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करना, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा मेरे दोस्तों। और ये एक मीनार है, ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, ये एक मीनार है। क्लियर है दोस्त? मीनार है, ठीक है। और यहां पे जो है कौन, सपोज कैटरीना कैफ खड़ी है यहां पे मीनार के ऊपर, टॉप पे है भाई। कैटरीना कैफ की तो शादी होगी ना, कोई और खड़ा करवा लो। तो यहां पे कोई खड़ी है लेडीज, तो आप की आंख यहां पे है, तो ये आपकी आंख की सीध है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख की सीध से ऊपर ऐसे देखते हो मुंह उठा के, तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में और लाइन ऑफ साइट के बीच, उसी को हम कहते हैं एलिवेशन एंगल। ये आंख है, यहां पे जो है खड़े हैं मेरे दोस्तों कोई, तो आप देखते हो, तो आंख और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसको मिला दीजिए, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली लाइन, हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। आप बोलोगे यस सर, लाइन ऑफ साइट, दृश्य रेखा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बना है मेरे दोस्तों थीटा, इसी को हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। मतलब अगर आप आंख की सीध से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलिए सब लोग, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, डिप्रेशन एंगल, हिंदी में अवनमन कोण। डिप्रेशन एंगल, हिंदी में अवनमन कोण। ठीक है भाई, क्या मतलब है दोस्तों? अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल, नीचे की तरफ डिप्रेशन एंगल। अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी आंख है भैया। आप बोलोगे जी सर बढ़िया मोटी आंख है, ठीक है भाई। और ये हो गई जी आंख की सीध, ये हो गई आंख की सीध। आप बोलोगे जी सर, तो नीचे खाई में एक गाड़ी है, एक कार है। एक खाई में यहां पे नीचे जो है मेरे दोस्तों एक कार है इस तरीके से, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो ये आपकी आंख है, आप इस गाड़ी को देखते हो। आप बोलोगे जी सर हम बढ़िया से देखेंगे इस गाड़ी को। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आंख है। ऑब्जेक्ट और आंख को मिलाने वाली लाइन को, इस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? दृश्य रेखा, लाइन ऑफ साइट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे दोस्तों, इसको मैं नाम अल्फा दे रहा हूं, इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन एंगल। दिस एंगल अल्फा इज कॉल्ड डिप्रेशन। भाई आदमी डिप्रेस्ड हो गया, नजरें झुक गई, नीचे झुक के देख रहा है। क्लियर है? एलिवेशन एंगल सीना तान के ऊपर की तरफ देख रहा है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी, देखिए इन सवालों में थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी यूज होगी। अगर दो पैरेलल लाइन आप खींचते हैं, अगर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा होती है। तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होता है, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं, देखिए इसके पैरेलल,
तो आपको ये बात समझनी है मेरे प्यारे भाई, ये दोनों हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी भाई अल्फा ही होगा। अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। किसी स्टूडेंट को अब इसमें कोई डाउट? अरे यस और नो? यस, बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। किसी बच्चे को इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलें अब, है भाई, आगे चलूं? क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री के इसके हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड ट्राइंगल, अगर वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल की कंडीशन आपको पता है, उनका रेशियो आपको पता है, तो आप सवाल बिना किसी परेशानी के बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो फेमस ट्राइंगल है वो बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, नाइन्टी डिग्री। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ए बी सी। आप बोलोगे जी सर ए बी सी, इसमें ये एंगल 45 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर। ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। तो कैसा ट्राइंगल हुआ? जवाब दीजिए, कैसा ट्राइंगल हुआ? तो आपका जवाब होगा सर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपके सामने 45 45 90 एक ट्राइंगल बनाया है। ये कैसा ट्राइंगल है मेरे दोस्तों? ये एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। भाई इस ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, तो दोनों साइड भी बराबर होंगी। ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्यों? किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। आप बोलोगे यस सर। मेरे प्यारे भाई ये बताइए, अगर ये साइड आपकी 1 यूनिट है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये साइड आपकी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, आप बोलोगे जी सर, तो ये भी 1 यूनिट ही होना चाहिए कि नहीं? ये दोनों साइड इक्वल होंगी है भाई। यहां 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो यहां भी 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस लगाओगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा? √2 यूनिट। ये कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर √2 यूनिट। यानी कि 45 45 90 डिग्री अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देता है तो 45 डिग्री के सामने की साइड, 45 के सामने की साइड और 90 के सामने की साइड का रेशियो क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 1:1 √2। 45 45 90 के सामने जो साइड का रेशियो होता है वो 1:1 √2 होता है। बात समझ में आई? किसी को कोई तकलीफ? अब जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं सिंपल सा कि आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ये साइड 7 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ ये साइड कितनी होगी? जवाब दीजिए, ये साइड कितनी होगी? इतना सा है, मैंने आपके सामने बहुत सिंपल सी बात पूछी। हाँ मोहन, तो आप कहोगे सर ये भी 45 डिग्री होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा सर। अगर 45 के सामने 7 है तो 90 के सामने कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 7√2 सेंटीमीटर। 7√2 सेंटीमीटर होगी ये लेंथ। समझ में आया? √14 नहीं लक्ष्मी, 7√2 सेंटीमीटर। बावले हो गए हो क्या? 7√2? अरे बिल्कुल गधा बुद्धि हो यार। 1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखे तो √2 की वैल्यू जो होगी 7√2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? हाँ है ना? कहता कहां से बालक आ गए? मैं आपसे कहता हूं ये वाली साइड 16 सेंटीमीटर है। जवाब दीजिए कि ये वाली साइड कितनी होगी? अरे सामी यार, ये 1 यूनिट है तो ये √2 यूनिट होगा। अगर ये 5 है तो 5√2 होगा। ये गधा है तो गधा √2 होगा। ये x है, x √2 होगा। है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो √2 यूनिट की वैल्यू 7√2 सेंटीमीटर होगी।
भैया सोच समझ के बताओ, सोच समझ के। आपको क्या हो गया है? आप लोगों को क्या हो गया है यार? कैसे बालक हैं आप लोग? ये 45-45-90 ट्राइंगल है, इसकी साइड का रेशियो 1:1:2 होगा। अगर ये साइड 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी। 90 डिग्री के सामने √2 होगा। √2 की वैल्यू सवाल में 16 सेंटीमीटर दे रखी है। √2 यूनिट की वैल्यू सवाल में 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? अगर √2 यूनिट 16 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट क्या आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू 16/√2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो 16/√2 आएगा कि नहीं आएगा? 16 का मतलब होता है 8 दूनी 16। 2 को जब √2 से काटेंगे तो 8√2 सेंटीमीटर। तो 8√2 सेंटीमीटर आएगी मेरे दोस्तों ये लेंथ, और ये भी 8√2 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है? कैसे बालक? सबसे बेसिक था ये मेरे दोस्तों। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल मैं आप लोग के सामने बनाऊंगा। ठीक है भाई, और प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जी इस तरीके से। क्या है यार? ठीक है भाई, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। 30, 60, 90 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने आपके सामने बनाया ए, बी और सी। सभी लोगों को दिखाई दिया? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 30 डिग्री के सामने की साइड, 60 डिग्री के सामने की साइड और 90 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो क्या होता है? इस राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की साइड का रेशियो क्या होगा? वेरी गुड, 1:√3:2। बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। आप इसमें टेंजेंट देखिए, ये 30 डिग्री है, तो अगर इस ट्राइंगल में अगर मैं 10-30 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो मुझे जवाब दीजिए 10-30 डिग्री क्या होगा? तो आप कहोगे सर 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर है बीसी और ये बेस है आपका एसी, तो बीसी बटे एसी, बीसी अपॉन एसी। आप बोलोगे जी सर 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा? बीसी बटे एसी। आप बोलोगे हाँ जी सर 10-30 डिग्री परपेंडिकुलर बटा बेस। आप बताओ 10-30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 10-30 डिग्री कुछ और नहीं है, ये 10-30 डिग्री हो गया मेरे दोस्तों बीसी अपॉन एसी, और 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। इसका मतलब साइड बीसी से एसी का जो रेशियो वो कितना आ गया? 1/√3। साइड बीसी से एसी का रेशियो 1/√3 आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों अगर बीसी की वैल्यू 1 यूनिट है तो एसी की वैल्यू √3 यूनिट होगी। समझ में आई? बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अगर बीसी की वैल्यू 1 यूनिट है, ध्यान से सुनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? √3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर। किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ, और अगर तकलीफ है तो अब कुछ नहीं हो सकता, इलाज कराइएगा। ये 1 यूनिट है, ये √3 यूनिट है। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा जी? पाइथागोरस से 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4 का √, ये 2 यूनिट आ जाएगा पाइथागोरस से। यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड में क्या रेशियो निकल के आया? 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। 1:√3:2 ये साइड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, भुजाओं का अनुपात। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल 30, 60, 90 डिग्री है तो साइड का रेशियो 1:√3:2 होगा।
क्लियर है? अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों एंगल 30, 60, 90 डिग्री हैं, तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 1:3/2 10 से ही, क्योंकि राधा आपको 10 पसंद नहीं है तो कोसेक साइन कोसेक जिस मर्जी उससे करो सेम ही आएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के 36 रास्ते हैं, आपको जो रास्ता सुटेबल है वहां उससे चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है, पहुंचना तो चंडीगढ़ ही है। आदमी थोड़ा ना कि 36 के 36 रास्ते घूम के तब जाएगा, एक रास्ता जो बढ़िया लगे वहां से निकल जाओ। कैसे बालक हो यार आप। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल 30, 60, 90 डिग्री हैं, तो उसके सामने की साइड का जो रेशियो होगा वो 1:√3:2, 1:√3:2। इसको दिमाग में ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट अगर ना समझ में आई तो आप इसको रट्टा मार लीजिए तोते की तरह। याद कर लिया? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको। मैं आपके सामने सवाल पूछता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है भैया जी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 है। मुझे बताइए ये जो है आपका 18 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा? ये साइड कितनी होगी? जल्दी से कितनी होगी? वैसे करना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनस में रिश्ता बिठाना है तो क्या लेंगे? साइन लेंगे। लेकिन हमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा रट रखा है 30, 60, 90 फेमस ट्राइंगल। याद रखे 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर 30 के सामने 18 है तो 90 के सामने दुगना होगा भैया जी 36 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। मैं आपसे पूछता हूं कि ये साइड कितनी होगी? ये साइड कितनी होगी? जवाब दीजिएगा। है कोई जवाब आप लोगों के पास? आप कहोगे सर 30 डिग्री के सामने 18 है, 30 डिग्री के सामने 18 है, तो 60 डिग्री के जो सामने की साइड होगी वो 18√3, √3 गुना होगी 18√3 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 18√3 सेंटीमीटर। ए भैया हाथ जुड़वा लो। 18√3 का मतलब सुदाम √54 नहीं होता, हर बिस्कुट पार्ले जी नहीं होता। 18√3 का मतलब √54 नहीं होता। भाई कैसे अपनी इज्जत हमारी नजरों में गिरा रहे हो ऐसे शब्द बोल के आप। अरे समझ में आया आप लोगों को? आया होगा समझ में। दूसरा राइट एंगल मैं आपके सामने बनाता हूं, ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने 15 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिएगा जल्दी से। तीन सेकंड आपके पास है। 60 डिग्री के सामने 15 सेंटीमीटर है तो ये 30 डिग्री के सामने की लेंथ कितनी होगी? आप जानते 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट। अगर √3 यूनिट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो एक की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर √3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू 15/√3 आएगी। एक की वैल्यू 15/√3। 15 का मतलब 5 तिया 15 होता है, 3 को √3 से काटेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर। तो 60 डिग्री के सामने 15 तो 30 डिग्री के सामने 5√3 होगा। बताओ 90 डिग्री के सामने कितना आएगा? अब जवाब दीजिए, जवाब दो क्या आएगा? आप कहोगे सर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने 2 होता है। 30 डिग्री के सामने निकाला मैंने
5√3 सेंटीमीटर है तो 90 डिग्री के सामने 10√3 सेंटीमीटर आएगा। 10√3 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ जी, सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर 10√3। क्लियर है? आगे चलिए, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आपको पता चले तो ये बताइएगा। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं 90 डिग्री। ये 30 है, ये 60 है। बोलिए, ये जो है मेरे दोस्तों आपका 22 सेंटीमीटर है, 22। तो आप बताइए ये लेंथ कितनी होगी जल्दी से, फटाफट। नाइन्टी डिग्री के सामने 22 सेंटीमीटर लेंथ कितनी होगी? जो लोग 11 बता रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से जहां पे है वहां मुर्गा बन जाएं। यार तुमको शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अरे भैया 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2। केवल इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। और कुछ मत सोचो, 30 के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। अगर 2 का मतलब 22 सेंटीमीटर है तो 1 का मतलब 11 सेंटीमीटर होगा। अगर 1 का मतलब 11 सेंटीमीटर है तो √3 का मतलब 11√3 सेंटीमीटर होगा। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये बात अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बोलो दोस्तों, समझ गए अब? है भाई? है भाई? कर लेंगे? 30, 60, 90 अच्छी तरीके से समझ गए? आप बोलोगे यस सर समझ गए। अब ये तो थी बच्चों वाली बात। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स मैं आपके सामने बताऊंगा वो 3 ट्राइंगल्स बताऊंगा, समझने की कोशिश करेगा और आपको पता भी चलेगा कि ऐसी लैंग्वेज हम 9th क्लास में पढ़ते थे मेरे दोस्तों। ध्यान से अब मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि जैसे ये एक मीनार है, ये एक मीनार है मेरे दोस्तों, ये टावर समझ लीजिए, टावर। ये एक टावर है PQ, एक टावर है दोस्त PQ। क्लियर है? आप इस टावर को मेरे दोस्तों देखते हो यहां से, पॉइंट A से। पॉइंट A से देखने पर इस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। क्या है दोस्त? 30 डिग्री है। एक टावर है PQ जिसका टॉप जो है वो पॉइंट Q है। यहां जो है ये टॉप जो है पॉइंट Q है। आप इस पॉइंट Q को ऑब्जर्व करते हो बिंदु A पे खड़े होके, तो पॉइंट A से इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, आप पॉइंट A से आगे की तरफ चलना शुरू करते हो, थोड़ी दूरी चलते हो, यहां पॉइंट B पे पहुंच जाते हो, तो पॉइंट B से मेरे दोस्तों टावर का एलिवेशन एंगल बदल जाएगा मेरे दोस्तों। अगर पॉइंट B से देखोगे तो आप मुझे बताइए एलिवेशन एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा? पॉइंट B पे एलिवेशन एंगल कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? ज्यादा होगा कि कम होगा? बताइए। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ोगे, जितने ज्यादा नजदीक रहोगे एलिवेशन एंगल ज्यादा होगा, जितने ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे एलिवेशन एंगल कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है ये कौन बड़ा होगा? तो पेपर में देखिए हमेशा स्टैंडर्ड एंगल दिए जाएंगे आपके सवालों में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री। कभी भी ऐसे 31 डिग्री, 37 डिग्री, है ना, 54 डिग्री, इस टाइप के फर्जी एंगल्स आपको नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है? स्टैंडर्ड एंगल्स पे ही सारी कैलकुलेशन करनी है।
तो ये 30 है, सपोज ये एंगल बदल के 45 डिग्री हो गया। एक फेमस ट्राइंगल है, बहुत सारे सवालों में सेम यही ट्राइंगल आपको दिखाई देगा, केवल लैंग्वेज बदल जाएगी। पॉइंट ए से 30 डिग्री था, कुछ दूरी चलने के बाद पॉइंट बी से एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो गया। तो अब आप मुझे साइड का रेशियो बताइए। तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने एग्जाम में आए, तो यहां तो 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया वाला 90 ये बन रहा है, कोई दिक्कत? तो इस 90 डिग्री के नजदीक ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मेरे दोस्तों, ये जो लेंथ है, हमेशा इसी वाली लेंथ पे फोकस करना है। इस लेंथ को आप मान लीजिए कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, माना ये वाली जो लेंथ है 1 यूनिट है, मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया। बोलो आप इस लेंथ को 1 यूनिट मान लीजिए। जब आप समझने की कोशिश करेगा, बोलो हाँ है ना। ये लेंथ मैंने 1 यूनिट मान ली। किसी बच्चे कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं। अगर ये 1 यूनिट है तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? आप कहोगे सर ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री का होगा, है भाई। तो ये 1 यूनिट है, तो ये लेंथ भी 1 यूनिट हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये वाली लेंथ भी 1 यूनिट होगी। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर ये 1 यूनिट हो जाएगा। अब बड़े वाले राइट एंगल को गौर से देखिए। पहले हम छोटे राइट एंगल में काम करते, फिर बड़े वाले राइट एंगल को गौर से देखिए। बड़े वाले राइट एंगल को, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये कितना बचा जी? पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा यहां से यहां तक 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो पूरा 60 यूनिट है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी आएगी? तो आपका जवाब होगा सर √3 यूनिट। ये पूरी लेंथ √3 यूनिट होगी। बोलो बच्चों जवाब दीजिए, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? √3 यूनिट। अरे यस सर नो, क्लियर? कोई तकलीफ? ये पूरी लेंथ √3 यूनिट हो गई जी। ये कितना है? 1 यूनिट। तो आप बताओ ये ए बी कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर √3 - 1 यूनिट। देखिए बोलो हाँ या ना, √3 - 1 यूनिट। आपको इसमें से कोई भी लेंथ देके कुछ भी पूछ सकता है। आपसे ये दे देगा कि ये 50 सेंटीमीटर है, ये बताओ ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? √3 - 1 यूनिट की वैल्यू दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा। आपको ये वैल्यू दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा। आपको रेशियो पता है तो अच्छी तरीके से आसानी से कर लोगे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेरे दोस्तों कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। ये फिर से मैंने एक टावर खड़ा किया, ये टावर है दोस्त PQ, टावर है PQ। तो पॉइंट Q पे कौवा बैठा है, ठीक है भाई। तो आपके जो है अभी जो है भाग्य में कौवा ही है, और आप पॉइंट A से इस कौवे को देखते हो, और कौवे का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। बढ़िया कौवा है, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल यहां से बन रहा है मेरे दोस्तों, यहां पे है कौवा, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर ठीक। अब मेरे दोस्तों आपको कौवा काफी पसंद आता है। आप पॉइंट ए से टावर की तरफ चलना शुरू करते हैं, टावर की तरफ चलना शुरू करते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद आप बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं, और इस बिंदु बी से कौवे का एलिवेशन एंगल जो है वो कितना हो जाता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से बदल के कुछ दूरी चलने के बाद एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कराएंगे, ठीक। तो आपको यहां पे साइड्स में रेशियो बताना है। जैसे ये कंसेप्ट है, बिल्कुल डिट्टो हम इसी तरीके से बनाएंगे। साइड्स में रेशियो बनाना है यहां भी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको हमेशा छोटे ट्राइंगल में फोकस करना है। इस पे ये लेंथ, हमेशा इसी लेंथ को पकड़ के रखिए। ये लेंथ आपने पकड़ ली तो मौज आ जाएगी भैया। माना ये लेंथ आपने 1 यूनिट मान लिया कि ये लेंथ 1 यूनिट है। बोलो ये लेंथ कितनी मान ली आपने? 1 यूनिट मान ली। माना ये 1 यूनिट है, तो आप मुझे बताओ ये 1 यूनिट है तो ये कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 30 डिग्री। भैया ये तो 90 है। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगा लिया करो। ये कितना है? ये 60 है, तो ये कितना बचेगा? 30। तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए। 90 है, 60 है, 30 होगा। अगर 30 डिग्री के सामने ए का बुद्धि लगाओ, 30 के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने की जो साइड है ये √3 यूनिट हो जाएगी। बोलो √3 यूनिट हो जाएगी। अरे हाँ है ना, कुछ तो बताओ।
अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने अंडर रूट 3 यूनिट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया, अंडर रूट 3 यूनिट हो गया। चलिए अब इस ट्राइंगल को छोड़ दो, बड़े ट्राइंगल में आ जाओ, बड़े राइट एंगल में आ जाओ, बड़े राइट एंगल में जवाब दीजिए। 30 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट है, ये भाई 30 है, 30 के सामने ये अंडर रूट 3 यूनिट है, तो ये तो पूरा 60 बचा ना, ये पूरा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 60 डिग्री के सामने ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी? जवाब दीजिए मुझे, पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी? है कोई जवाब देने वाला इस क्लास में? अगर 30 डिग्री के सामने अंडर रूट 3 यूनिट आ रहा है तो 60 डिग्री के सामने कितना आना चाहिए? 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने रूट 3 होता है, रूट 3 गुना 30 के सामने अगर अंडर रूट 3 है तो 60 डिग्री के सामने अंडर रूट 3 का भी अंडर रूट 3 गुना करोगे तो 3 यूनिट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 3 यूनिट, ये लेंथ आपकी 3 यूनिट हो जाएगी। बोलो यस और नो करके बताइएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। 30 के सामने x है तो 60 के सामने x रूट 3, केवल रूट 3 गुना करना है। दिस विल बी द 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई, अगर ये लेंथ पूरी 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचा? ए बी। तो आपका जवाब होगा सर जी ये 2 यूनिट बचा। अब आपको इसमें कोई भी लेंथ दे के एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आप रुकने वाले नहीं हैं, अब बता देंगे आसानी से। ठीक है, जिसको ना समझ में वो यहां पे पढ़ने की चेष्टा ना करे, वो पहले 3 दिन तक यही पढ़ता रहे। वो पहले जो है उसको 3-4 दिन लगेंगे इस चीज को याद करने में, वो पहले इसको याद करे, उसके बाद 3-4 दिन बाद ये आगे का सिलेबस पढ़ना, ठीक है ना? क्योंकि इससे नीचे तो है ही नहीं कुछ भी, यही सबसे बेसिक है। तो 40 मिनट में केवल कंसेप्ट सीख रहे हो, उसके बावजूद भी समझ में ना आए तो धिक्कार है तुम पे। फिर से एक लास्ट डायग्राम और समझाता हूं, उसको भी समझ लीजिएगा। ये एक टावर है, ये टावर है पी क्यू, ये टावर का पॉइंट क्यू है, टावर का टॉप है पॉइंट क्यू। आप बोलोगे जी सर 90 डिग्री के सामने की लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। और ये है दोस्त आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है। टावर पे जो है टॉप पे पॉइंट क्यू पे इस बार शाहरुख खान खड़ा है। चलो यहां टावर पे जो है शाहरुख खान खड़े हैं पॉइंट क्यू पर, और मेरे प्यारे भाई ये पॉइंट ए है। तो आप पॉइंट ए से देखते हो टावर के टॉप को जहां शाहरुख खान खड़ा है। आप देखे टकाटक देखे घूर के, पसंद आपको ज्यादा आए नहीं, तो ये जो है आपका एलिवेशन एंगल बन रहा है पॉइंट ए पर 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल ये बन रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी। उसके बाद आप कुछ दूरी आगे की तरफ चलते हो, पॉइंट ए से कुछ दूरी आगे की तरफ चलते हो। सपोज आप यहां पहुंच गए पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से फिर आपने टकटकी लगा के देखा, नजदीकी से देखना चाहा, तो आपको पता चला कि एलिवेशन एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो गया है। 45 डिग्री सब एलिवेशन एंगल बढ़ के 60 डिग्री का हो गया है। आप बोलोगे जी सर। तो आपको फिर से वही चीज करनी है, साइड्स का रेशियो बताना है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा कुछ आए मेरे दोस्त, अजय हिंदी में बोल रहा हूं, इससे ज्यादा हिंदी की उम्मीद बिल्कुल ना करें, वो आपकी नौकरी के लिए हानिकारक है। इससे ज्यादा हिंदी सुनिएगा। जब भी ऐसी चीज आए तो आप हमेशा इस वाली लंबाई को, ये जो लंबाई है कितना मान लेना है, मेरे शब्दों को गौर से सुना करो, उसको अमल किया करो। केवल बोर्ड पे मत देखा करो, मूक दर्शकों की तरह शब्दों को भी सुना करो जो मैं बोलता हूं। आप हमेशा इस लेंथ को एज्यूम किया करो, मैंने माना ये लेंथ 1 यूनिट है, अपनी मर्जी से मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट मान लिया, माना ये लेंथ 1 यूनिट है।
आप बोलोगे जी सर ये लेंथ 1 यूनिट है। तो अभी समझाया 30, 60, 90 अभी समझाया है कि नहीं समझाया प्रणब? 30, 60, 90 समझाया प्रणब? ये बताओ अगर ये 1 यूनिट है तो ये लेंथ कितनी होगी? जवाब दो प्रणब, अजय जवाब दो। अबे भैया जब तुमको 30, 60, 90 याद नहीं हुआ तो तुम कैसे इस चीज को पढ़ने लग गए? अबे भैया ये 90 है ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। √3 यूनिट ये लेंथ √3 यूनिट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मैंने इस लेंथ को अपनी मर्जी से माना कि माना ये 1 यूनिट है तो ये √3 यूनिट हो जाएगी। 30 के सामने 60 डिग्री के सामने √3। क्लियर? बोलो। अब बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को, बड़े राइट एंगल को एपीक्यू को, बड़े राइट एंगल को एपीक्यू। ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलो जवाब दो। क्या बताया 45, 45, 90 में? क्या बताया रे? गधा बुद्धि, जब तक ये याद नहीं होगा कैसे समझ लोगे? 45 के सामने की साइड 45 के सामने की साइड बराबर होती है। यहां कुछ लिखा हुआ है, यहां भी कुछ होगा। ये 5 है, ये 5, ये 10, ये 7, ये 10, ये 10 बराबर होगा। ये बीसी एसी बराबर होता है। कैसे बालक है यार? पैंतालीस के सामने √3 यूनिट है तो यहां भी 45 के सामने पूरी लेंथ √3 यूनिट होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? ये √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है तो आप बताओ, अनपढ़ आदमी बता सकता है कितना बचा? घटाना √3 - 1 यूनिट बची ये ए बी। बस ये आ गया सभी साइड में रेशियो। रेशियो पता है तो आपको कोई लेंथ दे के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए तो यहां तक की जो है ये कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको समझाई दोस्त, डिटेल में समझ में आपको आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें सारा खेल केवल डायग्राम का है। आप डायग्राम बनाइए और डायरेक्ट उत्तर पाइए। ठीक है भाई? आगे चलेंगे मेरे दोस्त। सवाल से शुरू करूंगा आप सवाल नंबर 1 से। करो। हाँ जी, जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं मैं। कितने सवाल है इसमें? 57 क्वेश्चन है। पहला सवाल और बेसिक सवाल। 15, 75, 90 बताऊंगा बाद में, ठीक है ना? पहले इसको पढ़िए। आशा एंड सुमन्स मड फोर्ट्स हैव हाइट 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। आशा और सुमन के मिट्टी के घरौंदों की ऊंचाई 9 और 16 सेंटीमीटर है। यदि घरौंदों के शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो दोनों घरौंदों के बीच की दूरी। सबसे पहले आप ये बताओ बीच की दूरी का क्या मतलब होता है? जब भी हम दूरी शब्द यूज करते हैं तो दूरी का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी। अब 2 बच्चियां बेचारा मिट्टी के उससे खेल रही थी, उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए मिट्टी के। भाई ये 9 सेंटीमीटर का है और इसका जो घर है वो 16 सेंटीमीटर का है, दोनों ने बनाए। सवाल जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। दोनों के जो घरौंदे के जो शीर्ष है, जो दोनों के जो टॉप है, ठीक है, मड फोर्ट्स के जो टॉप है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो इनके टॉप है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है?
25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये। तो आपसे पूछा है दोनों घरों दो के बीच की दूरी, ये घर है दो, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब आपको यही लेंथ निकालना है ना, ये यही है ना दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक यही मिनिमम दूरी है। आप बोलोगे जी सर कैसे निकलेगा, इससे आसान सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है। अब आप बताइए भाई यही तो होगा, यहां से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री, यही मुझे निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये निकालना है। अब बताओ अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये भी 9 हो जाएगा, बोलिए। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये पूरा 16 था तो ये कितना बचा, 7 सेंटीमीटर बचा, 7 सेंटीमीटर बचा, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये पूरा 16 था तो कितना बचा, 7। ट्रिपलेट सभी को पता है, ये 25 से 7 है तो कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, यानी कि दोनों घरों के बीच की जो बनाए हैं वो 24 सेंटीमीटर है दोस्त। कितनी बेसिक सी बात। हाँ जी ये बताइए, सवाल आपके सामने 2 नंबर। A person was standing on a road near a mall. He was 1215 meter away from the mall and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of tree which is in between him and the mall was exactly in line of sight with the top of mall. The tree height is 20 meter and it is 60 meter away from him. How tall is the mall? ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है। जवाब दीजिए कौन कर सकता है इसका आंसर। डायग्राम ही नहीं बनाना आ रहा होगा, है ना आप लोगों को। सवाल को कई बार पढ़े, ढंग से पढ़े, डायग्राम बन गया तो सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक पर्सन है जो एक रोड पे खड़ा है मॉल के नजदीक, ये मॉल है, मॉल। और एक आदमी है दोस्तों जो यहां सड़क पे खड़ा है, तो ये जो है आपकी सड़क हो गई, सड़क के किनारे मॉल है और सड़क पे एक आदमी खड़ा है। ही वॉज 1215 मीटर अवे फ्रॉम दी मॉल। मॉल से कितनी दूरी पे आदमी, 1215 मीटर की दूरी पे है। मॉल और आदमी के बीच की दूरी कितनी है, 1215 मीटर। एंड एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे, और आदमी जो है मॉल के टॉप, ये मॉल का टॉप हो गया, आदमी जो है मॉल के टॉप को देख सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से विच इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल। देखिए ध्यान सुनेगा, आदमी जो है मॉल को देख रहा है और एक पेड़ है जो कि आदमी और मॉल के बीच में है, वॉज एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ साइट विद द टॉप ऑफ मॉल। अब एक पेड़ आ रहा है मेरे दोस्तों, पेड़ है, आदमी और मॉल के बीच में, और पेड़ का जो टॉप है वो इसी लाइन ऑफ साइट पे आ रहा है। ये हो गया जी आपका पेड़, पेड़ का जो टॉप है वो इसी लाइन ऑफ साइट, मॉल और आदमी को मिलाने वाली जो लाइन है उसी लाइन ऑफ साइट पे पेड़ का जो टॉप है वो आ रहा है, ऐसा सवाल में बोला गया है। सीपीओ 2019 का सवाल है। द ट्री हाइट इज 20 मीटर। ट्री की जो हाइट है वो 20 मीटर है। आप बोलोगे जी सर 20 मीटर ट्री की हाइट है। एंड इट इज 60 मीटर अवे फ्रॉम हिम, और ये जो पेड़ है आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पे है। आप बोलोगे जी सर ये जो पेड़ है, तो आपसे पूछा मॉल की लंबाई कितने मीटर है। इतना बेसिक सा सवाल है, जिस बच्चे ने डायग्राम बना दिया उस बच्चे ने सवाल कर लिया। आपको यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आपको यहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं भाई, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर है, समरूप हैं। तो जो रेशियो इसमें फॉलो हो रहा है सेम वही रेशियो इसमें भी फॉलो होगा। 2 समरूप त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है।
अगर यहां 60 से 20 एक तिहाई हो रहा है, 60 से 20 1/3 हो रहा है, एक तिहाई 60 से 20 है 1/3, तो 1215 का ये भी 1/3 होगा, 1215/3 405 मीटर। और यही सवाल का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ये 20-60 कितने का रेशियो? 1:3 का रेशियो है। 405 1215 ये भी 1:3 का रेशियो होगा। यहां कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग रही, सवाल में थोड़ी सी ज्योमेट्री भी लग रही है, आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो भैया इंतजार करो थोड़ा सा। अगला सवाल बताइए जी, सवाल आपके सामने है, ये रहा। A ladder is bent on the wall and makes an angle theta with the horizontal ground in such a way that cos theta equal to 5/13. सवाल में दिया है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाते कि cos थीटा की वैल्यू 5/13 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बताइए क्या है मीटर में। सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये दीवार है, दिखाई दिया आप लोगों को दीवार, और ये सीढ़ी इसके सहारे टिकाई गई है, दिखाई दिया सीढ़ी। ये सीढ़ी का फुट है जो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है इस तरीके से कि cos थीटा बराबर 5/13। सवाल में cos थीटा बराबर 5/13 बोला है। बताओ cos क्या होता है? cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस। अगर ये एंगल थीटा है तो बेस 5 है, हाइपोटेनस 13 है। ये रेशियो बताया cos थीटा 5/13। तो भाई ये कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 12 होगा। परपेंडिकुलर 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बन गया। सवाल में ये बोला गया है इफ द हाइट ऑफ टॉप ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल्स इज 18 मीटर। जो लेडर का टॉप ये हुआ, इसकी जो हाइट है वो 18 मीटर है। तो यानी कि ये जो हाइट बोल रखी है सवाल में कितनी बोल रखी है? 18 मीटर। 12 की वैल्यू क्वेश्चन में 18 मीटर दी हुई है। तो आपसे पूछा है लेडर के फुट की डिस्टेंस बताइए वॉल से कितनी है। अगर 12 की वैल्यू सवाल में 18 मीटर दी है, 1.5 गुना, 12 का 18 1.5 गुना होता है, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। 5 का 1.5 गुना 7.5 मीटर। और यही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पता है कितनी बेसिक सी बात थी। एक और सवाल करिए। अच्छा ये तो हो गया ना। सवाल नंबर 4। ये सवाल सबसे आसान होते हैं और ज्यादातर प्री लेवल में ऐसे सवाल आते हैं, मेंस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सबसे नीचे गिरा हुआ क्वेश्चन है, इससे नीचे गिर के कोई सवाल बनेगा नहीं। एक लेडर है मेरे दोस्तों जो दीवार के सहारे टिका हुआ है और थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से। अब ये दीवार है मेरे दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है। दीवार के सहारे अब ये एक सीढ़ी जो है टिकी हुई है और ये जो सीढ़ी है ये ग्राउंड से जो एंगल बना रही है उस एंगल को सवाल में थीटा बोल दिया। दीवार सीधी खड़ी की जाती है 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये एग्जामिनर को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे कि दीवार है तो जमीन से बिल्कुल सीधी खड़ी होगी 90 डिग्री के एंगल पे। सवाल में दिया कि कोसेक थीटा बराबर 37/35। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 10.8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हाट द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ लेडर टचेस द वॉल। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दिया कि कोसेक थीटा बराबर 37/35। कोसेक थीटा होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है तो हाइपोटीनस 37 है, परपेंडिकुलर आपका 35 है। क्लियर है? तो ये बेस कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 12, कि 12 35 37 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, याद है 12 35 37। सवाल में बोला है कि लेडर का जो फुट है वो दीवार से 10.8 मीटर की दूरी पे है। ये लेडर का फुट हो गया। ये दीवार से कितनी दूरी पे है लेडर का फुट? ये डिस्टेंस आपको 10.8 मीटर दे रखी है। 12 की वैल्यू सवाल में 10.8 मीटर दे रखी है। बताइए कितने गुना है? तो 12 निम्मा 108 होता है, 0.9 गुना है। कितने गुना है? 0.9 गुना। तो आपसे पूछा है
उस पॉइंट की हाइट बताइए जहां लेडर का टॉप वॉल को टच करता है। तो यहां पे लेडर सीढ़ी का जो टॉप है दीवार को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट की हाइट यानी कि आपको ये बताना है। ऊंचाई का मतलब जमीन से ऊंचाई होता है। तो 0.9 गुणा करना है। 35 का 0.9 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 और 4.5 31.5 मीटर, 31.5 मीटर। ये सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 किलो 10.8 है, 0.9 टाइम्स, तो 35 का भी 0.9 से गुणा करेंगे 31.5 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? अरे रमन, क्या फर्जी बातों के चक्कर में पड़ रहे हो? हटाओ इसको, काम की चीज पे फोकस करो। सवाल नंबर 5, ये बताइए क्या आंसर है जी इसका? अब इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे करके बताइएगा। एक लेडर है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है। एंगल जो है लेडर के फुट में और वॉल में वो 45 डिग्री का है। एंड द फुट ऑफ लेडर इज 6.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और जो लेडर का जो फुट है दीवार से 6.6 मीटर की दूरी पे है। तो आपसे लेडर की लंबाई पूछे, बताओ लेडर की लंबाई कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर ए 6.6 रूट 2 मीटर। यस अजय, यार चित्र बनाने की जरूरत नहीं, दीवार है और ये होगी आपकी सीढ़ी, ये होगी आपकी सीढ़ी और ये दीवार है। 90 डिग्री का ये एंगल है। सवाल में साफ साफ बोला हुआ है दीवार के सारे रखी हुई सीढ़ी के पैर और दीवार के मध्य कोण 45 डिग्री का है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है सवाल में 45 डिग्री का बोला है, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। यहां पे बोला है कि सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार से कितनी दूरी पे? 6.6 मीटर की दूरी पे। ये 6.6 मीटर, 45 के सामने 6.6, तो 90 के सामने कितना हो जाएगा? 6.6 रूट 2। 1:1 रूट 2 पढ़ाया है ना मैंने। खत्म। अगला सवाल, नेक्स्ट, ये बताइए 30 सेकंड आपके पास है, जल्दी से। एक सीढ़ी है जो दीवार के सारे टिकी हुई है। एंगल बिटवीन द फुट ऑफ लेडर एंड वॉल इज 60 डिग्री। ओके, एंड द फुट ऑफ लेडर इज 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ लेडर इज, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। एक ही बच्चे का आंसर आया इस सवाल में। सवाल में यह है कि एक दीवार है और ये होगी सीढ़ी, सीढ़ी, ये है 90 डिग्री का एंगल। साफ साफ दिया हुआ है कि जो सीढ़ी का जो बेस है वो दीवार से कितनी दूरी पे? 3.6 मीटर की दूरी पे। और ये फुट और वॉल के बीच में जो एलिवेशन एंगल है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई, समझ नहीं आता क्या? ये 30 है। अगर 30 डिग्री के सामने 3.6 मीटर है तो 90 डिग्री के सामने 7.2 मीटर होगा। क्यों नहीं पढ़ते? 30 के सामने 1 तो 90 के सामने 2, 30 के सामने 3.6 तो 90 के सामने दुगना 7.2 मीटर। अरे हां या ना, बोलिए। यस, ये बताइए मेरे दोस्त, बहुत शानदार सवाल। कौन करके बताएगा इस सवाल को? हर बच्चे ने सवाल किया है।
द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। एक टावर की जो छाया है वो इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो सूर्य का एलिवेशन एंगल बताइए। क्या है जी सवाल का आंसर? कोई 30 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है, दोनों में कंफ्यूज है। 15 45 तो हटा दिया। देखिए पहले तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ही समझ लीजिए कि जैसे मेरे दोस्तों छाया कैसे बनती है। ये आपके सामने एक टावर खड़ा किया मैंने, यहां निकल रहा है मेरे दोस्तों सूरज, सूरज। तो इस टावर की छाया कैसे बनेगी? अब यहां सूरज की किरणें आएंगी तो यहां टावर से टकरा के जमीन पे टक्कर यहां जाके मारेंगी, टक। अभी सूरज की किरणें आएंगी मेरे दोस्तों तो यहां ऐसे जाएंगे और यहां जमीन पे आके टक्कर मारेंगी। तो इतनी लेंथ पे तो आपकी सूरज की किरण नहीं गई, तो यही छाया बनेगी इतनी लंबी, यही छाया बनेगी कि नहीं बनेगी इतनी लंबी? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो छाया की जो लंबाई है वो टावर की ऊंचाई का √3 गुना है। मतलब अगर टावर की ऊंचाई 1 हो रही है, टावर की ऊंचाई 1 हो रही है, तो जो शेडो बनी है, शेडो की लंबाई √3 है। टावर की ऊंचाई का √3 गुना है शेडो की लंबाई। आप बोलोगे जी सर। पूछा है सूरज का एलिवेशन एंगल, तो यही तो सूरज का एलिवेशन एंगल है, यही वाला। यही पूछा है कितने डिग्री का होगा ना, दिख नहीं रहा तो 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री के सामने 1 तो 60 डिग्री के सामने √3। 30 डिग्री आंसर है, 60 डिग्री थोड़ा ना है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अरे हाँ है ना, अभी तो बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। इनमें गलती करोगे तो बताओ, अभी जब कठिन सवाल आएंगे तो उनको कैसे कर पाओगे आप? ये बताइए जी। सवाल नंबर 8। A girl 1.2 meter tall can just see the sun over a 3.62 meter tall wall, which is 2.42 meter away from her. The angle of elevation of the sun is, बताइए भाई। एक लड़की है बेचारी 1.2 मीटर लंबी, तो ये लड़की होगी 1.2 मीटर लंबी। तो भाई इसका माथा यहां पे इसके माथे में ही होगी ना आंख, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो यहीं से देखेगी है भाई। और वो एक सन को देखती है मेरे दोस्तों, सूरज को देखती है एक दीवार के ऊपर से। दीवार कितनी लंबी है? 3.62 मीटर लंबी। देखिए लड़की की लंबाई 1.2 है, दीवार की लंबाई 3.62 है। तो आपको डायग्राम ना ऐसा खींचना है जो ऑथेंटिक लगे। अभी दीवार लंबी है तो दीवार को बड़ा बनाइए, लड़की की लंबाई कम है तो लड़की को छोटा बनाइए। तो लड़की बिचारी जो है वो सूरज को देखते इस दीवार के ऊपर से, ऐसे बिचारी ना सुबह सुबह जो है सूरज को जल अर्पित कर रहे हैं तो ऐसे देखती है। ये जो दीवार है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर। ये जो दीवार है लड़की से कितनी दूरी पे है? 2.42 मीटर दूरी पे है। तो आप कहेंगे सर कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दीवार की, जो डिस्टेंस है बेचारी लड़की से, वो कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर ये 2.42 मीटर की दूरी पे है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है सूरज का एलिवेशन एंगल बताइए, सभी बच्चों ने बता दिया। ऑप्शन नंबर डी हो गया 45 डिग्री। अच्छी लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। कैसे हो गया बच्चों? तो आप ये कह पाएंगे सर कि अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 होगा कि नहीं होगा? इफ दिस इज 1.2, दिस इज 1.2, आमने सामने की लेंथ है, तो ये कितना बचा जी? ये कितना बचा बच्चों? है भाई 1.2 होगा, ये भी 1.2 मीटर। 3.62 में से 1.2 घटाएंगे तो 2.42 मीटर बचा। आप बोलोगे यस सर ये 2.42 मीटर बचा। तो मेरे प्यारे भाई क्या आपके राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा है भाई? है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा? दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो दोनों कोण भी बराबर बराबर नहीं होंगे 45 डिग्री के भाई? ये भी 45, ये भी 45, तो एलिवेशन एंगल 45 डिग्री आएगा। है भाई? चलिए नेक्स्ट बताइए भैया जी। इसमें सवाल तो लग रहे होंगे ना, इससे पहले ही सवाल डिलीट कर देता हूं सारे। अब सवाल है जी आपके सामने दोस्त 9।
हाँ जी, ये बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का। वेरी गुड यश, वेरी गुड बेटा। आपको एक बात ध्यान रखना है, √2 की अप्रोक्स वैल्यू 1.414 होती है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए इसे 1.414। और √3 की अप्रोक्स वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है, 1.732 अप्रोक्स में। ठीक है ना, ये तो नंबर सिस्टम में पढ़ ही रहे हैं आप। एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 123 मीटर, एक पतंग जो है 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। द थ्रेड अटैच टू इट एज्यूम टू बी स्ट्रेच्ड स्ट्रेट, और जो धागा बंधा हुआ है पतंग से, ये एज्यूम करना कि धागा जो है सीधा तना हुआ है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड, और ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है धागा। तो आपसे पूछा धागे की या स्ट्रिंग की लंबाई क्या है, तो मेरे दोस्तों ये धागे में बांध के आप ये जो है पतंग यहां से उड़ा रहे हैं। आप बोलोगे जी सर, और ये जो पतंग है जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। धागा जो है एकदम सीधा है, और ग्राउंड से जमीन से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे पूछा है धागे की लंबाई, ऑप्शन आपके सामने है। हाँ जी, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 60 डिग्री के सामने 123 मीटर है, तो ये 30 डिग्री है। जवाब दीजिए 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 30 के सामने कितना होगा भाई। 30, 60, 90 का यहां पे कंसेप्ट यूज होना, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अगर 60 डिग्री के सामने 123 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा भाई, कुछ तो बोल। अगर 60 डिग्री के सामने 123 मीटर है, √3 की वैल्यू है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 123 बटे √3, ये 41 √3 मीटर आ जाएगा। 41 भाई, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, √3 की वैल्यू 123 मीटर दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 123 बटे √3। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 123 बटे √3। 123 को मैंने लिखा 41 तिया, 41 तिया, 3 को जब √3 से काटेंगे √3 बार जाएगा, 41 √3 मीटर। तो ये लेंथ 41 √3 मीटर है। 30 डिग्री के सामने अगर 41 √3 है, तो 90 के सामने दुगना होगा, 82 √3 मीटर। 30, 60, 90 का रेशियो क्लियर है। 82 √3 आपको निकालना है। करिए मेरे दोस्तों 82 √3 की वैल्यू। अब मेरे दोस्त अगर आप तैयारी 7-8 साल पहले करते तो आपको यही ऑप्शन दिख जाता, आप मार्क कर देते। लेकिन आजकल के समय में एग्जामिनर हर चीज में कैलकुलेशन घुसाता है, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब 82 की आपको गुणा करनी है मेरे दोस्तों, किसमें, √3 में। √3 का मतलब 1.732 में आपको गुणा करनी है। 82 की 1.732 में गुणा करनी है 82 √3। अब ऑप्शन भी बहुत ज्यादा नजदीक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ कैसे गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, गुणा करने का तरीका बता रहा हूं, जल्दी कैसे, ऐसे नहीं कि 82 की गुणा करने बैठ जाओ। पहले 82 की आप 1 में गुणा कर लीजिए, 82 आ जाएगा, प्लस फिर 82 की आपको गुणा करनी है 0.732 में। किस में गुणा करनी है, 0.732 में। भाई ये जो 0.732 है, इसको हम लोग 0.75 लिख सकते हैं लगभग। 0.75 कितना होता है, लगभग 3/4। इस चीज का मैं यूज करता हूं कैलकुलेशन में काफी ज्यादा। 0.732 को मैं लगभग 0.75 लिख सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते थे सूर्य पर। हम जब को बिना कुछ करे आ रहा है तो क्यों दिमाग लगाएं। 0.75 को 3/4, तो मुझे 82 का 3/4 करना है। बटे 4 बनाने के लिए मैं 4 का कोई मल्टीपल ले लेता हूं, 82 के नजदीक 80। 80 का 3/4 यानी कि 60। भाई मैंने 0.732 को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 0.75 कर लिया, लेकिन 82 को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, 80 कर दिया। तो 82 में 60 जोड़ूंगा, 142, यानी कि आंसर 142 के नजदीक आने वाला है 142 के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा भैया। बच्चे अगर डिजिटल सम, अमित एप्रोक्स जब सवाल का आंसर हो तो डिजिटल सम जैसे फर्जी कंसेप्ट यूज नहीं करने हैं।
डिजिटल सम तब लगेगा जब एग्जैक्ट गुणा हो या आंसर लगभग में है। 82 की 1.732 में गुणा करो, ये थोड़ा आएगा जो ऑप्शन दे रखा है, लगभग में दिया है। ठीक है, जिसको ना समझे वो सीधी सीधी गुणा कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि गुणा समझाने को बस इतना ही टाइम दिया जाता है। सवाल थोड़ा है ये बताइए, सवाल नंबर 10। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 53 मीटर एंड 117 मीटर रेस्पेक्टिवली इज 136 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स? ओके, ऐसा सवाल तो मैंने आपको बता दिया। दो बिल्डिंग्स है मेरे दोस्तों जिनके बीच की दूरी 53 और 117 मीटर है। एक बिल्डिंग होगी, ये इसकी हाइट है 53 मीटर, ये दूसरी बिल्डिंग है इसकी हाइट है 117 मीटर, 117 मीटर। इनके जो टॉप्स हैं, टॉप्स के बीच की दूरी 136 मीटर है। ये जो है इनके टॉप्स के बीच की दूरी 136 मीटर है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि दोनों के पैर के बीच की दूरी बताइए, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी बताइए, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी। तो ये एक बिल्डिंग, ये एक ही है, तो कैसे निकालना है आपको? ये डिस्टेंस निकालनी है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे सीधा सीधा 90 डिग्री, यही तो होगी दोनों बिल्डिंग्स के फुट की डिस्टेंस। अब एक बात का जवाब दीजिए, ये 53 है तो ये भी 53 होगा। आप बोलोगे जी सर ये 53, ये भी 53, तो ये कितना बचा? 117 में से 53 घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 64, ये 64 आ गया। अब बताओ ये निकालना है आपको, तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा भाई यहां क्या यूज हो रहा है? अगर आप इसको 8 से काटेंगे 17 बार, ये 8 से काटेंगे मेरे दोस्तों 8 बार, तो ये 8 है 17 तो 15 होना चाहिए। 8 15 17 ट्रिपलेट है, 8 15 17 का ट्रिपलेट यहां पे यूज हो रहा है। मैंने आपको समझाया, बस केवल 8 से गुणा हो रही है। 8 मट्टू 64, 8 गुणा 17 और यहां भी 8 गुणा करेंगे 15 अट्ठे 120, 120 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट यहां पे यूज हो रहा है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है जी। सवाल नंबर 11, ये बताइए जिसका क्या आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A pole stands vertically on a road which goes in the north-south direction. P and Q are 2 points towards the north of pole such that PQ बराबर B and the angle of elevation of top of the pole at PQ are alpha and beta respectively. The height of the pole is. जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। एक खंबा है मेरे दोस्तों जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ, एक खंबा है, इस सड़क के किनारे खड़ा हुआ है। सड़क जो है मेरे दोस्तों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है। पीक्यू 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों पोल के नॉर्थ में, इस प्रकार से कि पीक्यू की लंबाई बी है और पी और क्यू से इस पोल के जो टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा बीटा है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। ये खंबा है और मेरे दोस्तों ये खंबे के नॉर्थ डायरेक्शन में एक सड़क हो गई, ये सड़क है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। इस सड़क पर 2 पॉइंट है पी और क्यू। दो पहले पॉइंट पी बोला तो पहले पॉइंट पी लेना है, बाद में पॉइंट क्यू बोला तो बाद में पॉइंट क्यू लेना है। पॉइंट पी से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल अल्फा है और पॉइंट क्यू से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल बीटा है। ऐसे ही तो सवाल में बोला गया है पी और क्यू से। और पी क्यू के जो बीच की डिस्टेंस है मेरे दोस्तों वो कितनी है? बी है, बी। तो सवाल में आपसे पूछा खंबे की ऊंचाई बताइए, खंबे की ऊंचाई। सो रामनिवास सर आप क्वेश्चन करने का टाइम भी नहीं देते। रामनिवास कितना टाइम चाहिए आपको? 10 मिनट, 15 मिनट? 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देने वाला आपको, तुमसे हो या ना हो मुझे क्या मतलब। इन सवालों की कोई इज्जत नहीं, कि इनको औकात नहीं, इनको तुमको 2-2 मिनट दे दूं तो आगे के सवाल में फिर तुम 5-5 मिनट मांगोगे। ये करता रहना, फिर एक सवाल के लिए पढ़ते रहना हफ्ते भर तक। थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुकुल, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। ये खंबा है, दिखाई दिया खंबा। इस खंबे की हाइट आपको निकालनी है। मैंने खंबे की हाइट को h मान लिया, h आपको निकालनी है।
खंबे पे एक सड़क जाते, कहीं भी जा रहे हो सड़क, हमें क्या मतलब, ये एक सड़क है, सड़क पे 2 पॉइंट पी और क्यू है। पॉइंट पी और क्यू से खंबे के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा और बीटा है। पीक्यू के बीच की दूरी बी है, तो आपको खंबे की हाइट बतानी है जल्दी से। ये एक फॉर्मूला भी है, इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रखते थे, भूल गए लेकिन आज तुम, मैं आपको बताऊंगा, इसको भूल जाओ सबसे पहले। मेरे दोस्तों एक बात बताओ ध्यान से, सपोज ये एंगल थीटा है, आपको ये लेंथ दी है h और ये लेंथ दी है x। मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिश्ता बनता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिश्ता बनता है? तो आपका जवाब होगा सर टेन थीटा का। ये अगर इस एंगल थीटा को गौर से देखो, इस सवाल को भूल जाओ, अब इस चीज को समझो। ये एंगल थीटा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस में टेन थीटा है। टेन थीटा ही होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, h बटा x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होता है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर x इधर आएगा, टेन थीटा बटे में h बटे टेन थीटा। h बटे टेन थीटा, बटे टेन थीटा का मतलब h कॉट थीटा, h कॉट थीटा। बोलो हाँ कि ना? तो x का जो मान है वो कितना आ गया? h कॉट थीटा। देख पा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है जिसपे आप 500 सवाल करके निपटे हो। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि मेरे दोस्तों अगर थीटा के सामने अगर आपको h दिया है अभी, तो जो बेस होगा वो हमेशा h कॉट थीटा होगा, ये लेंथ हमेशा h कॉट थीटा होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये अल्फा के सामने यहां h है, तो आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी? फिर सेम इसी तरीके से h कॉट अल्फा होगी। मुझे टावर की हाइट निकालनी, लेंथ कितनी होगी? h कॉट अल्फा। बड़े वाले राइट एंगल को देखो, ये बीटा, बीटा के सामने h है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर ये h कॉट बीटा होगी, है भैया। सेम उसी तरीके से आपके सामने दिख रहा है, इसलिए मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूं। बताइए, ये पूरी लेंथ h कॉट बीटा है, ये h कॉट अल्फा है, h कॉट बीटा में से h कॉट अल्फा घटाएंगे, क्या बचा? b। हालांकि आप समझ चुके हैं कि इस सवाल का उत्तर ये है। अभी ये b क्या है? h कॉट बीटा में से आप h कॉट अल्फा घटाइएगा मेरे दोस्तों, तो आ जाएगा ना b, क्योंकि आपको आंसर अल्फा बीटा और b की टर्म में बताना है। तो h कॉमन ले लीजिएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा उधर बटे में चला जाएगा, तो b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। बिल्कुल खाली दिमाग के साथ बैठते हो, बिल्कुल खाली दिमाग के साथ है? जैसे कि पता नहीं क्या चल रहा है। ये बताइए, सवाल नंबर 12 है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठे हो तो ऐसा मत सोचो कि केवल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठे हो। जितना भी गणित का ज्ञान तुमने आज तक ग्रेजुएशन करते टाइम तक अर्जित किया है, वो सारा झोंकना है एक सवाल के अंदर। ये बताइए, सवाल नंबर 12 है। फ्रॉम ए पॉइंट P, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। एक पॉइंट P से एक टावर का जो एलिवेशन एंगल इस प्रकार है कि उसका टेंजेंट 3/4 है। बात समझ रहे हैं? मतलब टेंजेंट का मतलब होता है 10। जैसे मेरे दोस्त समझने की कोशिश करिएगा, ये एक टावर हुआ, ये हुआ जी एक टावर। अब एक पॉइंट P है, ये हुआ भैया जी पॉइंट P। पॉइंट P से अगर आप इस टावर के टॉप को देखते हो, पॉइंट P से टावर के टॉप को देखते हो, तो ये वाला एलिवेशन एंगल बन रहा है। ये एलिवेशन एंगल इस प्रकार से बन रहा है कि इस एंगल का जो टेंजेंट है, सपोज ये एलिवेशन एंगल अल्फा है,
कि इस एंगल एल्फा का जो टेंजेंट है टेन एल्फा की वैल्यू 3/4 है। क्या मतलब है इस बात का? टेन एल्फा का मतलब 3/4, यानी कि एल्फा के सामने की साइड परपेंडिकुलर ये 3 है भी, तो पूरा बेस 4 है। यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर पूरा जो बेस है यहां से यहां तक का कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये 4 है। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? इन दोनों लेंथ में 3:4 का रेशियो है, ऐसा मतलब हुआ। 10 का मतलब हुआ भाई परपेंडिकुलर बेस के बीच का रेशियो 3:4। ऑन वॉकिंग 560 मीटर टूवर्ड्स द टावर, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर बिकम्स 4/3। सवाल में बोला गया कि 560 मीटर टावर की तरफ चलने पर, अब 560 मीटर ऑफ टावर की तरफ चले, ये 560 मीटर है, 560 मीटर टावर की तरफ चले। सपोज आप यहां आ गए मेरे दोस्तों, यहां पॉइंट क्यू पे आ गए, और इस पॉइंट से जब आपने देखा तो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 4/3 होगा। यहां से अब एलिवेशन एंगल बदल के ये हो गया, इस एंगल का ये थीटा हो गया, इस एंगल का टेंजेंट बदल के अब 4/3 हो गया। इस एंगल थीटा का टेंजेंट देखेंगे तो कितना आएगा, 4/3 हो जाता है। तो पूछा टावर की ऊंचाई बताइए क्या है मीटर में। तो मेरे दोस्तों इस एंगल थीटा के लिए जब टेंजेंट देखोगे, टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर 4 बटे बेस कितना हो जाएगा 3, यही है ना, 4/3। तो आपको यहां पे दो अलग अलग रेशियो दे रखे। सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री कितनी भी आती हो आप ये सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, ये सवाल है रेशियो का। इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। हाँ, पूरी गणित की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तभी सवाल सॉल्व होते हैं। सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, अब ये सवाल रेशियो का है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म है यहां पे आके। मुझे पता है मेरे दोस्त की टावर की तरफ 560 मीटर चलने पर इस पॉइंट से जो टेंजेंट है, इस एंगल का जो टेंजेंट है वो 4/3 हो जाता है। आपके पास दो अलग अलग रेशियो हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, ये 3/4 है और यहां ये रेशियो यहां से 4/3 है, तो गलत बात है भाई। ये कह रहा है टावर की लंबाई 3 है, ये कह रहा है टावर की लंबाई 4 है, इसको ठीक करो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। 3 और 4 को बराबर बराबर कर लीजिए दोस्त, 12 क्यों नहीं करते, 12 है भैया। ये 3 है, ये 4 है, ये 3 रेशियो 4 का रेशियो है भैया। यहां से यहां तक की पूरी लेंथ 4 है, क्यों नहीं समझते आप लोग। ये 3:4 का रेशियो है, 3 और 4 को बराबर बराबर कर लेते 12। इसको 12 बनाना है, 3 को अगर 12 बनाना है तो 4 से गुणा होगी, 4 से गुणा होगी 12। मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 16 है भी। चाहे 3:4 बोलो, चाहे 12:16 बोलो, बात तो एक है। चाहे 12:16 बोलो, बात तो एक ही है। हाँ जी क्लियर है। ये 4/3 है भाई, ये रेशियो 4/3। इसको 12 बनाना है, 4 को 12 बनाना है, 3 से गुणा होगी, 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहां भी 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 है भाई। 4:3 बोलो, चाहे 12:9 बोलो, बात एक ही है। क्लियर है। हाँ जी, यस सर नो, पढ़ के देख लो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो सवाल में बोली गई हैं। टावर की लंबाई दोनों रेशियो में कॉमन आ रही थी, मैंने टावर की लंबाई को सेम कर लिया है भाई। आप बताइए मेरे दोस्त, पूरी लेंथ 16 है, ये लेंथ 9 है, तो ये कितनी बची, तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ बची आपकी 7। 16 में से 9 घटाएंगे, ये लेंथ कितनी बची, 7। सवाल में 7 यूनिट की वैल्यू 560 मीटर दी है, 80 गुना। कितने गुना, 80 गुना। आप बोलोगे जी सर टावर की हाइट पूछे, ये भी 80 गुना हो जाएगी। 12 का 80 गुना हो गया 960 मीटर, तो 960 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नितिन, टेंजेंट का मतलब टेन होता है भैया, समझ गए ना? कभी तो समझा करो, ठीक? समझ गए? 7 कैसे है? 16 में से 9 घटा के आया गरिमा 7। अच्छा, आपको घटाना नहीं आता, सॉरी गरिमा, सॉरी। अगला देखिए सवाल नंबर 13, आपके सामने सवाल आएगा। बनाइए जल्दी से, बहुत तगड़ा सवाल आपके सामने आ रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल। टावर के टॉप से एक बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग इज थीटा, और बिल्डिंग के फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो थीटा है, सच दैट टेन थीटा इक्वल टू 3/4, इस प्रकार से कि टेंजेंट थीटा 3/4 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? टावर की हाइट बताइए, नियरेस्ट मीटर्स में आपको बतानी है। अगर बिल्डिंग जो है 273 मीटर ऊंची है, क्लियर है? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। भाई एक टावर हुआ, मैंने आपके सामने जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे बनाते जाइए। मैंने आपके सामने टावर बनाया, टावर, ये हुआ टावर का टॉप। टावर के टॉप से एक इमारत के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 है, तो टावर के टॉप से इमारत के टॉप का एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो इमारत ऊंची होगी। यह है मेरे दोस्तों बिल्डिंग, ये क्या है? ये बिल्डिंग है। टावर का टॉप ये है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो सवाल में कितना बताया गया है? 60 डिग्री बताया गया है। आप बोलोगे जी सर, तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, जबकि ध्यान से सुनिएगा, टावर के ही टॉप से बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल थीटा है, तो डिप्रेशन एंगल बना थीटा। भाई ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का फिट है, तो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का डिप्रेशन एंगल यही बनेगा ना, थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर डिप्रेशन एंगल, पहले पढ़ के आइए, पढ़ के कि क्या डिप्रेशन क्या एलिवेशन एंगल। टावर के टॉप से बिल्डिंग का फुट है, डिप्रेशन एंगल ये थीटा बना, नीचे की तरफ देखेंगे। आप बोलोगे जी सर भाई ये एंगल थीटा है, तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। आप बोलोगे जी सर नहीं हर्ष, ठीक है भाई, अच्छा सवाल है ये। सवाल में दिया टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो आपसे पूछा टावर की ऊंचाई बताइए क्या होगी? बिल्डिंग की ऊंचाई 273 मीटर है। करो जल्दी से। सवाल में बोला है टेन थीटा बराबर 3/4, क्या मतलब है इस बात का? कि ये एंगल अगर थीटा है तो टेंजेंट थीटा 3/4 है। एंगल थीटा के लिए टेंजेंट 3/4 है, टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है। ये परपेंडिकुलर 3 है, ये बेस 4 है। आप बोलोगे जी सर टेन थीटा बराबर 3/4 परपेंडिकुलर बटे बेस। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। भाई मेरे अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा, बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, है भाई, यस और नो? भाई ये 30 डिग्री है, जवाब दीजिए 30 डिग्री है। 30 60 90, 30 के सामने 4 है तो 60 डिग्री के सामने 4√3 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर 4√3, बोलिए। अगर ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो इसके सामने ये भी 3 यूनिट होगा, बोलो। अगर ये 3 यूनिट है तो इसके सामने जाके ये भी 3 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी आई? बहुत तगड़ा सवाल है, दिमाग चाहिए 2 किलो का, कम है तो नहीं निकलेगा। ये बिल्डिंग की हाइट ये हो गई पूरी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है कितना? 4√3 + 3, 4√3 + 3 यूनिट, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है। सवाल में इसके लिए 273 मीटर दे रखे, 273 मीटर, बोलो इसी की वैल्यू तो दे रखे 273 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बटे 4√3 + 3, 4√3 + 3। सवाल में टावर की हाइट पूछी है, टावर की हाइट दोस्तों ये है 3 यूनिट, ये 3 यूनिट टावर की हाइट है। आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालने 3 यूनिट की वैल्यू 3 की,
तो मल्टीप्लाई बाई 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन काफी नजदीक नजदीक है तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, लेकिन पहले रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 273 मीटर है ही, गुणा 3, तो ऊपर हम गुणा कर लेते हैं 4√3 माइनस 3 से, 4√3 माइनस 3 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। बात समझ में आई? भाई a प्लस बी है ना, कॉन्जुगेट a माइनस बी, 4√3 माइनस 3 से a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर 16 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 48 माइनस 9 कितना आ जाएगा 39, 39। तो 39 से मेरे दोस्तों कटेगा क्या ये 273, बिल्कुल कट रहा है 7 बार, पूरा पूरा 7 बार डिवाइड हो रहा है, 7 बार। तो 7 या 21 इंटू 7 21 हो गया, इंटू 4√3 माइनस 3। अब 4√3 माइनस 3 आपको करना है प्यारे भाई, 4√3 माइनस 3 आपको करना है। अगर 21 से गुणा भी कर दी जाए तो 21 चौक 84√3 माइनस 21 63 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 84√3 माइनस 63। समझ में आया? ये आएगी जी टावर की हाइट। 7 या 21 से 21 की गुणा करेंगे, 21 चौक 84√3 माइनस 63। अब यार मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, जैसे √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। भाई ये सवाल 30 सेकंड का, ये मैं केवल आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन पोर्शन है भी। अगर तुम 5-7 साल पहले पढ़ते तो इतना सा उत्तर देता, ये आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अब कैलकुलेशन भी करवाता। इसी तो बच्चे कहते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था सर, कैलकुलेटिव था, क्योंकि आगे प्रोसेस करना पड़ता है। अब मुझे ये कैलकुलेशन करने में कैसे करूंगा, मैं 84 की गुणा करूंगा √3 में। जैसे मुझे 84 की गुणा करनी है √3 में, यानी कि 1.732 और माइनस 63। तो पता कैसे होती है, जल्दी देके ध्यान से सुनेगा। पहले 84 की 1 में गुणा कर लो, 84 एकम 84, 1.732 का मतलब होता है 1 प्लस 0.732। 84 एकम 84 माइनस 63 करोगे, 84 में से 63 घटाओगे, 21 से आगे आप बोलोगे जी सर। फिर 84 की गुणा कर लो 0.732 में। अब 0.732 का मैंने बहुत अच्छा जुगाड़ बना रखा है, 0.732 को 0.75 लिख सकते हो। 0.75 का मतलब 3/4। 84 का 3/4 करेंगे, 84 का 3/4 करेंगे तो मेरे दोस्तों 63। 84 का 0.732 3/4 करेंगे 63। हालांकि ये जो है 21 या 63, 63 से थोड़ा सा कम आएगा, 62 61 थोड़ा सा कम आएगा, 62 61 तक आएगा। तो अप्रोक्स जो आपका आंसर है 83। तो आंसर 83 के नजदीक आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी नजर आता है, यही आंसर होगा। इस तरीके से तो आपको बहुत कम कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी पड़ती है। 84 एकम 84 माइनस 63 हो रहा है, तो 21 कर लिया मैंने। 84 का 0.75 गुना क्या होता है 63, लेकिन ये 0.75 से हल्का सा कम है, 0.732 है ना, तो 63 से कम 62 61 यहां तक रहेगी वैल्यू 60 तक। तो 61 में 62 या 61 ऐड करूंगा तो 82 के नजदीक पहुंचेगा, ये आंसर होगा। एक ही इस तरीके से करना है। ठीक, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे।